आज पूरी दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मात्र 5 से 10 मिनट के बारिश में पूरी दिल्ली डूब चुकी है। बिना बोतल खरीदे हुए पानी पी नहीं सकता आदमी। जो स्थिति, जितनी गंदे पानी आ रहे हैं कि आप उस पानी को आरओ से भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा में ऐसा काला कानून आया है कि कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से हर साल 15% बढ़ा सकता है। ये उस राज्य का कानून विशेष है। उस विशेष कानून में ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय उठा करके हम जेल में अपनी मर्जी से 1 2 साल रख सकते हैं। उसके लिए हमको कोर्ट में उसको पेश करने की जरूरत नहीं है। कच्चा माल जो आता है उस पर जीएसटी आप देंगे कितना? 18%। आप जीएसटी देंगे 18%, और इस डायरी को जब बना के बेचेंगे तो आप जीएसटी लेंगे 5%। 13% कौन भरेगा? हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा में है, और लक्ष्मी नगर विधानसभा के पूर्व आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, जो लक्ष्मी नगर में न केवल समाज के एक एक लोगों से मिलते रहते हैं, खास तौर पर पूर्वांचल वासियों के हर दुख सुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और ये जगह जगह पर लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनकर उसे समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या स्थिति है लक्ष्मी नगर विधानसभा में, ये जानेंगे इनसे कि बीते करीब 10 महीना हो चुका है, 8 महीना हो चुका है विधानसभा चुनाव को, और लक्ष्मी नगर के लोग वर्तमान सरकार से कितना खुश है, या फिर वो पुरानी सरकार को याद करके ये सोच रहे हैं कि हमने जो फैसला लिया वो गलत लिया। क्या लग रहा है सुनील बाबू, आप बताएं, आपके लक्ष्मी नगर विधानसभा के लोग कितना खुश महसूस कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन होने से, या दिल्ली के लोग, आप लोग क्या मानते हैं? आप तो वैसे विपक्ष में हैं तो कहेंगे कि नहीं, खुश नहीं है, विरोध ही होगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि सवाल हमसे ही आप पूछते हैं। तो हम लोग पूछें तो पूछें किससे? सत्ता पक्ष वाले जवाब नहीं देंगे, आप लोग बताएंगे नहीं, तो हमारा तो फर्ज है भाई, आप पहले थे तो आप ही से पूछ लेते हैं, कितना बदला है आपका लक्ष्मी नगर? सबसे पहले तो नीरज भाई आपको नमस्कार, और आपके न्यूज 24 मोबाइल न्यूज 24 को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब रही बात कि आपने कहा कि कितना खुश है जनता, तो खुशी वाली बात तो भाजपा वालों से पूछो, जो जिनको कि हम बड़का झूठा पार्टी कहते हैं, तो बड़का झूठा पार्टी वाले से बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खुशी का राज वही बता सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आज पूरी दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मात्र 5 से 10 मिनट के बारिश में पूरी दिल्ली डूब चुकी है, और एक बार नहीं, एक बार डूबती तो चलो हो गया, बाई दी में कभी कल हो गया, बार बार इस साल तो हमको लग रहा है कि 15 से 20 बार से ऊपर दिल्ली डूब चुकी है। आप दिल्ली की स्थिति यह है कि मैं 25 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, और 25 साल में पहली बार मैंने देखा कि कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में गंगा की तरफ पानी बह रहे थे, और अच्छे खासे पानी हो रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी दुकान में के अंदर, शटर से अंदर से पानी गया हुआ था, पूरी दुकानदार बर्बाद हो गए। तो जब कनॉट प्लेस नहीं बचा तो लक्ष्मी नगर, ज्यादा बारिश हुई, ये तो भाई बारिश हुई तो पानी आ गया, इसमें सरकार दोषी कहाँ है? क्या मानते हैं आप? सर ऐसा ये नहीं, तो आपके सरकार में भी होता था। सर ऐसा नहीं है कि कनॉट प्लेस में नहीं होता था। ठीक है, मान लिया, मैं मान लिया आपकी बात को। तो मेरे को पता है कि आप हमेशा हमसे ही सवाल करेंगे, क्योंकि भाजपा वाले से तो आपकी हिम्मत है नहीं सवाल करने का। ठीक है, मान लिया कि हर बार बारिश होती थी। आप बताइए, पिछले 11 साल के इतिहास में, 11 साल हमारे अरविंद जी आ रहे हैं, 11 साल में एक ऐसा वीडियो आप दिखा दीजिए कि जिसमें कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में पानी बह रहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उधर बारिश कम हुआ होगा, ये क्या? अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। आईटीओ में तो पानी भरता था पहले भी। ठीक है, वहां मान लिया। जी जी। दिल्ली का जो सदर बाजार है, वहां पूरी कमर में पानी बह रही थी। पिछले 11 साल के इतिहास में सदर बाजार का दिखा दीजिए इतिहास। ये भी बात है, सही बात है। चलो सदर बाजार छोड़ दीजिए, चांदनी चौक की बता दीजिए आप, पिछले 11 साल में चांदनी चौक में क्या स्थिति था? हर जगह वहां पहले बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बारिश लक्ष्मी नगर में हुई थी। ऐसा नहीं है, बारिश जब होती है तो कभी वहां, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहां, सब जगह होती है। और मैं लक्ष्मी नगर की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मी नगर की तो स्थिति यह है कि 90% जो ग्राउंड फ्लोर का घर है, 90% की बात मैं कर रहा हूँ, 90% ग्राउंड फ्लोर का जो घर है उसमें बारिश की पानी घुसा हुआ है, और बद से बदतर स्थिति में लोग एकदम नरक के जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ न तो यहाँ 4 इंजन की भाजपा की सरकार है, 4 इंजन में से कोई इंजन देखने नहीं आता है। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंजन सारे पुराने हैं, नए इंजन तो है नहीं। आप भी बताओ,
कि आजकल के जो नया नौजुवक है, जो 20 साल का है, 25 साल के है, वो टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा इस्तेमाल करेगा उतना अच्छा इस्तेमाल क्या बुजुर्ग कर पाएंगे? जो 75 साल के लोग, उनको पता है टेक्नोलॉजी नहीं तो किसको कहते सारे हैं। 75 साल के थोड़ी हैं। भैया क्या वो तो सारे नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में कमान है, अच्छा, जो मुखिया है वो मुखिया 75 है, साल के हैं। वो 75 साल हो गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं एक मौका और। आप बताओ 21 साल में आप किसी को रिटायर कर रहे हो और 75 साल का आदमी एक मौका और मांग रहा है, क्या हो गया लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। एक आपका जो मदर डेयरी वाला रोड है और निर्माण बिहार वाला रोड, वहां पे सुनने में आया है कि अभी भी पानी भरा हुआ है 10-15 दिन बारिश खत्म होने के बावजूद भी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार अपनी कैमरा लेकर वहां चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जरूर। आप चले जाइए और देखिए वहां की क्या स्थिति है। वहां से आप ये पैंट शर्ट पहन के तो जा नहीं सकते हैं। नहीं तो वहाँ क्या आप लोगों ने तो बूस्टर लगाने का दावा किया था, आपकी सरकार में ही तो वहाँ बूस्टर लगा। तो हमारी सरकार में तो लगी तो थी, लेकिन उसको रिपेयर कौन करेगा? उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेनेंस रिपेयर तो चाहिए ना। आपका शरीर है, आप उसमें कुछ करेंगे नहीं तो देखने में खराब हो जाएगा। तो इंजन तो फेल हो चुकी है, जो इंजन लगाया गया वो इंजन वो भी काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब ये रोड है जहाँ पे आप बैठे हैं, जी जी, अभी 10 मिनट बारिश हो जाए ना, इस रोड में आप चल नहीं सकते, इतनी पानी भर जाती है। कारण क्या है कि जितने सीवर हैं, सीवर का टेंडर तो हो गया मई जून में, गाद निकालने का टेंडर होता है, हर साल होता है, टेंडर तो हो गया, लेकिन गाद निकला नहीं। अब सीवर जाम है, तो सीवर जाम में तो पानी निकलेगा कैसे? पानी निकालने के लिए तो ग्राउंड स्तर पे टेंडर हो गया, आप कहना चाह रहे हैं, पैसे ले लिया गया, पास भी हो गया, बिल भी बन गया, और जाम चौक जो है, सीवर चौक, आज भी वैसे का वैसे है। बिल्कुल आज की स्थिति यह है कि अभी यहाँ से आप बाहर निकलिए, चाहे लेफ्ट जाइए चाहे राइट जाइए, जिधर भी जाइए आप इस गली में भी जाइएगा तो आगे 2 सीवर आपको दिखेगा कि नीचे से, हाँ जी, नीचे से जैसे गंगा में के पानी नहीं आता उसके बुलबुला फेंकते रहेगा। हर गली में, कोई ऐसा गली नहीं है जिस गली में स्थिति नहीं रहेगा, हर गली में ये स्थिति है। तो ये तो पानी जो बरसात के पानी की समस्या हुई, सड़क पे बह रहा है, नाली में बह रहा है, इसका मतलब है पानी ज्यादा है, पीने का पानी मिल रहा है लोगों को, स्वच्छ पानी जो कहते हैं पीने का पानी। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपने अपने यहाँ एक बोतल लगा रखा है, सप्लाई वाला, मेरे ख्याल 40-50 रुपए रोज देते होंगे। बिल्कुल हाँ। तो आपके ऑफिस में ही ये स्थिति है या पूरे विधानसभा में, घरों में भी लोग बोतल खरीद के लाते हैं? नहीं सर, बिना बोतल खरीदे हुए पानी पी नहीं सकता आदमी। जो स्थिति, जितनी गंदे पानी आ रहे हैं कि आप उस पानी को आरओ से भी ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आरओ लगाएंगे तो 8 दिन में ही आरओ का पूरा चौक खराब हो जाएगा, बदलना पड़ेगा, वो इतनी महंगा होता है। क्योंकि इतनी गंदा पानी आ रही है आज की स्थिति में। पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 4 चीज, चारों चरमराया हुआ, चारों चीज बहुत ही दयनीय स्थिति में। चरमराया हुआ नहीं बोल सकते, चरमराया हुआ तो चलो जी, आज चरमरा गया कल ठीक हो गया, बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। आप बिना इन्वर्टर के रह नहीं सकते हैं घर में, इसलिए कि रोज 12-1 बजे रात में लाइट कट जाएगी, चाहे 10 मिनट के लिए कटे। अच्छा। फिर 2-3 बजे कट जाएगी, चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कटे। तो दिन भर में 24 घंटा में, 24 घंटा में आधा घंटा कट जाता है। हाँ, आधा घंटा, पौन घंटा, 13.5 घंटा लाइट दे रहा है भाई साहब, 23.5 घंटा लाइट मिल रहा है, आपको तारीफ करना चाहिए। भाई साहब क्या बोलता है, इसके पहले भी अरविंद जी की सरकार थी, 24 घंटा का 24 घंटा लाइट आती थी। ऐसा क्या हो गया लाइट में? आधा घंटा तो कट ही सकता है। तो आधा घंटा कटने का एक टाइम कर दो ना, फिक्स कर दो। हाँ, आधा घंटा में दिन में हम 12 बजे, अब 1 बजे रात में काट ले रहे हो 20 मिनट के लिए। 1 बजे रात में अगर 15 मिनट के लिए आपने लाइट काट लिया, बताओ नींद कहाँ गई? सो पाएंगे क्या? फिर लाइट आई, जैसे आप, मेरे को याद है, मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, तो पटना के बगल में मेरा गाँव है। जब लाइट आती थी ना तो गली में बच्चे लोग, हम लोग छोटे छोटे थे, चिल्लाते थे, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो गया। आज स्थिति ये है कि दिल्ली में उस तरीके के शोर गलियों में सुनने को मिल रहा है कि लाइट आ गई। अब बताओ 1 बजे लाइट कट गई, फिर 3 बजे के आसपास लाइट कट जाएगी, तो कैसे आदमी सो पाएगा? आप तय कर दो कि भैया ठीक है, दिन में हम 12 से 1 लाइट काट लेंगे, मान लेगा आदमी, चल भाई 1 घंटा हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन रात में लाइट काट दे रहे भाई साहब, 1 बजे रात में लाइट काट दे रहे, 2 बजे रात, कोई पता ही नहीं किस समय लाइट काट लोगे। मतलब तो नींद खराब हो गया, रात को लोग सो नहीं पाएंगे। बिजली का मैं बता दिया आपको, बिजली की स्थिति है। पानी की स्थिति है कि बिना घरों में बोतल के कोई उपाय नहीं है। तीसरी चीज आ गई है स्वास्थ्य पे। अभी तक
माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी द्वारा संचालित या व्यवस्थित जो भी कहिए जो मोहल्ला क्लिनिक था, 32 मोहल्ला क्लिनिक तो उन्होंने बंद कर दिया है। 32 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के बंद हो गए हैं। अगर आप लोग आसपास में दवाई लेते होंगे तो नहीं ले सकते। अब देखिए मोहल्ला क्लिनिक गरीबों के लिए कितना अच्छा चीज था, मतलब गरीबों के लिए एक वरदान था। मान लो कोई शक नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री में मिलता है। मान लो सर कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से हमको ITO जाना पड़ेगा दवाई के लिए, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ कितनी लंबी लाइन होती है। सकरपुर में भी मोहल्ला क्लिनिक था, इधर पटपरगंज में मोहल्ला क्लिनिक, हर जगह छोटा छोटा मोहल्ला क्लिनिक था जहाँ कम से कम खांसी सर्दी का तो इलाज होता था, टेस्ट सारे हो जाते थे। आपको अगर कोई भगवान न करे कोई बड़ा बीमारी है तो उस टेस्ट के आधार पे आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, लेकिन छोटी चीज तो यहाँ कवर हो जाता था ना। जो गलियों में आप हजार रुपया देते हैं, खांसी हो गया गली में गई 1000 रुपया डॉक्टर साहब ले लेंगे और 2 सिरप लिख देंगे, तो वो बच गया। उसके बाद आइए शिक्षा पर सर मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप सभी मीडिया भाइयों से मैं बोलूंगा कि भैया शिक्षा पे जो उन्होंने टीवी में तर्क दे रहे हैं, झूठे तर्क दे रहे हैं, इस तर्क को आप पढ़ करके उजागर कीजिए। शिक्षा की स्थिति ये है कि जैसे सर आपको याद होगा एक किसानों का काला कानून आया था जिसे वापस लिया गया। एक शिक्षा का काला कानून आया है। तो शिक्षा में ऐसा काला कानून आया है कि कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से हर साल 15% बढ़ा सकता है बिल, अपनी मर्जी से। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा कहा है कि भाई पेरेंट्स कहेंगे मीटिंग होगा। मैं बताता हूँ उसमें क्लाउज क्या डाला हुआ, उसमें क्लाउज डाला हुआ है कि एक स्कूल का कमेटी होगा। इस स्कूल कमेटी में स्कूल में के मैनेजमेंट होंगे और 5 अभिभावक होंगे। अब सर 5 अभिभावक कौन होंगे? जो EWS वाले वो होंगे, मैनेजमेंट कमेटी वाले होंगे। अब EWS वाले क्यों आपके साथ आएंगे? वो तो फ्री में पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे भैया हमको मतलब ही नहीं है, तू 5 अभिभावक कुछ। और स्कूल का कमेटी अगर कह दिया कि 15% बढ़ना है तो 15% बढ़ेगा और उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोर्ट भी, ये पहली बार इतिहास में है जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ऐतिहासिक बिल है। तो ये निश्चित रूप से पहली बार ऐतिहासिक बिल है जिसमें कि गार्जियन को स्कूल की मनमानी के खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये पहली बार है, ये पहली बार हुआ है। जो कि वाकई में अगर ऐसा है उस पर अध्ययन की जरूरत है, लेकिन अगर वाकई ऐसा है कि आप स्कूल के द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते तो ये वाकई में अभिभावकों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही गलत होने वाला है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज और है सर, इसमें तो कई चीजें हैं, लेकिन जो मोटा चीज 1-2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ और आपके दर्शकों के लिए बहुत अच्छा चीजें है कि स्कूल कमेटी कह रही है कि जब तक 15% अभिभावक आपके साथ नहीं होंगे, आप मतलब जो निचला स्तर की कमेटी तो ये हुआ, इसमें एक ऊपरी स्तर की कमेटी भी होंगे। उस कमेटी कोर्ट तो आप जा ही नहीं सकते, ऊपरी स्तर की कमेटी में आप तब जाएंगे जब 15% अभिभावक आपके साथ होंगे। अपील कर सकते हैं उस कमेटी के अंदर, स्कूल के कमेटी के अंदर, उस कमेटी में। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, देखिए हर स्कूल में 20 से 25% EWS के बच्चे होते हैं। बिल्कुल। तो EWS के छात्र जो होंगे उनके माँ बाप तो आपके साथ आएंगे नहीं, क्योंकि उनको वो तो फ्री में पढ़ रहे हैं तो उनको तो मतलब नहीं है। तो मान लो कि ABCD कोई स्कूल है, उस स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 25% तो EWS वाले हैं तो वो हट गए। कितने बच गए? 75%। अब 75% में 15 से 20% होंगे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के होंगे, उसके अभिभावक हट जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो बच गए कितने? 50 से 60%। कहने को सर ये है कि 15% अभिभावक, लेकिन ये अभिभावक 25 से 30% होंगे, क्योंकि 50 से 60 अभिभावक में ही आपको 15% निर्णय लेना पड़ेगा। तो आप क्या बोलता 30 अभिभावक के पास कैसे पहुंचेंगे? आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, हर किसी तो मेरे पास 25 अभिभावक या 30 अभिभावक के कहाँ से नंबर आएगा? ये इन्होंने अपना कोई जो स्कूल है उनका कोई डाटा तो है नहीं, डाटा में उन्होंने सही चीज कुछ दे नहीं रखा, कैसे आएंगे? जब तक 15% नहीं होगा आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है सर, बिल्कुल मनमानी है, ये मनमाना है। मैं तो ये कहूंगा इससे अच्छा है कि स्कूल वाले देसी तमंचा भिड़ा करके गार्जियन से कहे कि इतने पैसे मैं लूंगा, इसलिए लूंगा कि आपके बच्चे पढ़ाना है, पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना तो है तो मत पढ़ाओ। आप अपना जानो, जिसको पढ़ना होगा वो आएंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं आएंगे। ये तो दिल्ली की समस्या हो गई। दिल्ली में स्वास्थ्य,
सीवर लाइन, पीने का पानी, शिक्षा, सब कुछ को आपने ये कर दिया। एक और बड़ा जो मैंने शुरू में ही किया था कि सत्ता बदलने के बाद आम आदमी पार्टी कितनी परेशान हुई है। कल परसों की ही बात है, आपके एक विधायक पे PSA लगा दिया गया है जम्मू कश्मीर में, और संजय सिंह जी भी गए थे। इसको आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, जो हमारे वहाँ के विधायक हैं ना, हेमराज मलिक जी जी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जनता में लोकप्रिय हैं, और उनकी लोकप्रियता से घबरा करके वहाँ की सरकार जो है ना, जबरदस्ती उनको 12-15 साल पहले का FIR में उठा करके PSA कानून लगा करके, जो पहली बार किसी व्यक्ति पे लगा है, ये पहली बार लगा। इसके पहले अभी जो 370 हटा था तो उस समय PSA लगा था, उसके पहले PSA कोई जानता नहीं था। PSA सर कोई IPC की धारा नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि PSA कोई IPC की धारा नहीं है, ये उस राज्य का कानून विशेष है। उस विशेष कानून में ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय उठा करके हम जेल में अपनी मर्जी से 1-2 साल रख सकते हैं, उसके लिए हमको कोर्ट में उसको पेश करने की जरूरत नहीं होगी। अब ये बताइए कि जब न्यायालय में वो आदमी जाएगा नहीं तो उसके खिलाफ जज लोग कैसे सुनेंगे? जब वो जज नहीं सुनेंगे तो उसके फैसला कैसे होगा? ये अपनी मर्जी से उठा करके किसी भी व्यक्ति को 1-2 साल तक जेल में रख सकते हैं, और इसका निर्णय कौन करेगा? वहां के कमिश्नर करेगा या वहां के DM करेगा, जो इनके द्वारा पदस्थापित होते हैं। DM तो जिसको चाहे उसको बनाते हैं, तो वो क्यों कहेगा? तो ये PSA उन पर लगा कर उसी के लिए हमारे संयोजक अरविंद जी ने संजय भैया को बोले कि भाई जाकर जब जाओ वहाँ समझो क्या स्थिति है। तो संजय सिंह जी गए, अपने वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गए, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया। बताओ, इनको भी वहाँ अरेस्ट कर लिया। इनकी क्या दिक्कत थी? इन पे वहाँ कौन सा FIR था? ये कौन सा वहाँ आतंकवादी बन के गए थे? ये देश है, मेरा देश है। आप कह रहे हो कि अमन चैन है वहाँ, तो अमन चैन है, तो अमन चैन में मैं अपने भाई से मिलने गया हूँ, तो आप इनको हाउस अरेस्ट कर लिया। इस देश में सर ये राजतंत्र नहीं चल रही है, प्रजातंत्र नहीं चल रही है, इस देश में जबरदस्ती तंत्र चल रही है। और जबरदस्ती तंत्र की स्थिति यह है, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी भविष्यवाणी, वैसे मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं भविष्यवाणी कर दूं कि यहाँ की स्थिति कोई नेपाल से अच्छा नहीं है। नेपाल की तरह ही यहाँ की स्थिति है, बस ये है कि नेपाल आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये अपनी मन की बात, मैं अपनी एक सुझाव समझ लीजिए या जो समझ लीजिए। मैं धमकी क्यों दूंगा? मैं कोई बहुत बड़ा न कोई मैं गुंडा हो, न मैं कोई MP हूं, न मैं विधायक हो, मैं धमकी देने के तो औकात ही नहीं है मेरी। नहीं, धमकी क्यों दूंगा? सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि भाई लोग अमेरिका का जो एक संस्थान है, और वो कोई सेरोस, जेड सेरोस है, पता नहीं कौन सा सेरोस है, वो सत्ता परिवर्तन में माहिर है। बांग्लादेश में कराया, श्रीलंका में कराया, म्यांमार में कराया, और वही नेपाल में भी करवा रहा है। अब देखिए, सत्ता पक्ष तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पक्ष तो ये कर दिए कि जब अमेरिका ने 50% यहाँ टैरिफ लगा दिया, और ये महोदय क्या किए कि वहां से जो कपास आता है उसको टैक्स फ्री कर दिया इन्होंने। मतलब वहां के किसान मालामाल हो रहे हैं, अमेरिका के किसान, और देश के किसान मर रहे हैं। तो इनकी तो छोड़ दीजिए, इनके तो पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, इनकी पॉलिसी समझने लायक भी नहीं है, और न तो इनकी पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से तमाम मीडिया जगत को ये बोलना चाहूंगा कि मेरे मीडिया के भाई लोग, आप इस चीज का डिबेट टीवी में कराओ, इस चीज का डिबेट हो कि कैसे क्या होना चाहिए। ये दिन रात हिंदू मुस्लिम का डिबेट जो होता है ना, हर बात में हिंदू, उस मंदिर के नीचे, उस मस्जिद के नीचे वो मूर्ति मिल गया, उस घर के मूर्ति मिल गया, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला तब होगा जब देश में टेक्नोलॉजी का विकास होगा, देश में काम की कुछ बात होगी। तो कुछ काम की बात पर डिबेट होनी चाहिए टीवी में, और इस पे अगर डिबेट हो तो पता चलेगा देश के लोगों को कि ये कपास का आयात पे इन्होंने जो मुक्त किया है दिसंबर तक, ये क्यों किया, इसके बारे में पता होना चाहिए लोगों को। नहीं, उसके कारण अभी GST में देखिए कितना बदलाव किया है, 10% फ्री कर दिया है GST। कितना लोगों का, सारे लोग खुश हो रहे हैं, कार खरीदेंगे सारे लोग। सर क्या बोलता है GST, सबसे पहले तो इन्होंने 8 साल तक लूटा। अब जो लूटा, अब तो खुशी। सुनिए, सबसे पहले तो इन्होंने 8 साल लूटा, और जिस दिन GST लाए थे ना, उस दिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था GST में ये मूल परिवर्तन होनी चाहिए, जो परिवर्तन आज इन्होंने किया अरविंद जी की बात। आज भी पूरे देश में अरविंद जी की बात मान रहे हैं, तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए ना। सर नहीं, खुशी तो है कि इन्होंने अंततः, देखिए, जब इन्होंने अरविंद जी ने बिजली फ्री किया तो सभी लोग कहते थे ये रेवड़ी मुफ्त की बात है। अभी मैं पटना गया था, बिहार में भी 125 बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, 125 यूनिट बिजली फ्री। भैया वो रेवड़ी नहीं है क्या? वो क्या है?
अंत में आपने अरविंद जी की बात माना, लेकिन पहले कहा सेम पोजीशन जीएसटी में है। सारी बात आपकी वो मान ही रहे हैं, तो आप उनका सपोर्ट कर दीजिए कि हाँ बढ़िया बात है भाई, अरविंद जी का बात वो मान रहे हैं, बीजेपी वाले सारी बात मान रहे हैं, सर, आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट करने की बात तो तब होगी ना जब जिस समय उन्होंने कहा उस समय वो बात कर ले। आप ही बताओ, आप जीएसटी की बात करो, मैं जीएसटी में छोटी सी बात, कच्चा माल जो आता है ना, मान लो हाँ कोई चीज का भी कच्चा माल आ गया, बिल्कुल डायरी है, इसके कच्चा माल जो आता है उस पर जीएसटी आप देंगे कितना, 18%। आप जीएसटी देंगे 18%, और इस डायरी को जब बना के बेचेंगे तो आप जीएसटी लेंगे 5%। ये 13% कौन भरेगा? आप व्यापारियों से जाकर के पूछो सर, जो व्यापारी हैं, अब व्यापारी जो मैन्युफैक्चरर व्यापारी है, आप उनसे जाके पूछो उनकी क्या हालत है। तो मान लो कि मैं कोई एक फैक्ट्री ले रखा हूँ, तो फैक्ट्री का रेंट भी मैं दे रहा हूँ ना, तो रेंट पे तो मैं 18% जीएसटी दे रहा हूँ, और हम किसी से 5% ले रहे हैं, तो हमारा 13% का तो हमेशा नुकसान है। अब ये तो आप नया चीज बता रहे हैं। मैं नया चीज नहीं, मैं यही चीज तो कह रहा हूँ कि टीवी में जो चीज सर आती है वो सिर्फ सर अच्छाई दिखाते हैं, उसके नीचे के गुण तत्व नहीं दिखाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई डिबेट हो, जीएसटी पे ही डिबेट हो ना, तो उसकी पूरी डिबेट हो, और डिबेट में कोई राजनेता ना बैठे, उससे जो इफेक्टिव लोग हैं, जो उसके मतलब व्यापारी वर्ग के लोग, जो व्यापारी वर्ग के लोग बैठे, या कोई बढ़िया वाला सीए बैठे जो उस चीज को जानता हो। अब बैठा दोगे झोला छाप नेता को, तो क्या बताएगा जीएसटी के बारे में? उसको 4 चीज चौथा नियम रट के आएगा, वो 4 चीज के बारे में बोलेगा। झोला छाप नेता क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। बिल्कुल। तो सुनील बाबू ने एक एक करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं को रखा, और जो परेशानी बीते 8-9 महीने में दिल्ली के लोग झेल रहे हैं वो समझाने की कोशिश किया है। 22 तारीख से जीएसटी में सुधार आएगा, लोग खुशियां मनाएंगे, उसका फायदा होगा कि नहीं इस पर भी चर्चा करेंगे एक अलग सेशन में, जैसे कि इन्होंने कहा जीएसटी पे एक अलग सेशन पे चर्चा करेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील बाबू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।